हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नई क्लास में मैं हिस्ट्री का पार्ट 5 क्लास लेके आया हूं, जो थ्योरेटिकल रहने वाला है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 के लिए। और उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा में अगर आप लोग बैठ रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपका जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट सिलेबस के अनुसार होगा। उसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और ये बॉयज़ ग्रुप आप लोगों को अलग मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहली क्लास में मैं मौर्योत्तर काल तक पहुंच चुका था, इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है और उसके बाद सबसे पहला जो आता है शुंगु वंश आता है। शुंगु वंश चलता है 185 ईस्वी से 72 ईस्वी तक, ठीक है ना, ईस्वी पूर्व तक, याद रखिएगा। स्थापना शुंगु वंश की किसने की है, डायरेक्ट पूछता है, तो आपको बताना है पुष्यमित्र शुंगु के द्वारा। अच्छा, पुष्यमित्र शुंगु की राजधानी क्या रही होगी, ये पूछेगा। तो विदिशा, विदिशा आप लोग याद रखिएगा, विदिशा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना गया, किसको, पुष्यमित्र को, याद रखना है, क्योंकि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया था। अशोक ने स्तूप बनाए थे और पुष्यमित्र शुंगु ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था, याद रखना है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जो पंतजलि के द्वारा कराए गए। पुष्यमित्र शुंगु के राज पुरोहित कौन थे, पंतजलि। कौन थे भैया, पंतजलि, याद रखना है। इसके बाद पंतजलि द्वारा भारत में योग की शुरुआत की गई। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पंतजलि किससे संबंधित है। अभी मैंने कई दिन पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन दिखाया था कि हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने को मिलता है। तो ये किससे संबंधित है, ये आप लोगों का योग से संबंधित। किससे है भैया, योग से, पंतजलि। चलिए, इसके बाद महाभाष्य और संस्कृत व्याकरण दोनों की रचना किसने की है, पंतजलि के द्वारा की गई है। पुष्यमित्र का जो उत्तराधिकारी था कौन था, उसी का पुत्र था अग्निमित्र, ठीक है ना, अग्निमित्र शुंगु। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, देवभूति पुष्य में शुंगु वंश का अंतिम शासक हुआ है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आता है कण्वंश। कण्वंश चलता है आपका 72 ईसा पूर्वी से 28 ईसा पूर्वी तक। 2 पॉइंट अधिकतम पूछता है। स्थापना कण्वंश की किसने की, वासुदेव के द्वारा। अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा हुआ। कौन हुआ, सुशर्मा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आंध्र, देखिए, सातवाहन वंश की जो स्थापना होती है 28 ईसा पूर्वी से 3वीं ईस्वी शताब्दी तक आता है। राजधानी महाराष्ट्र प्रतिष्ठान रहा और स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। महानतम शासक जो हुआ है वो 23वां महानतम शासक हुआ, गौतमी का पुत्र कौन है, सातकर्णी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले, अच्छा ये छोड़ दीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए। सबसे पहले जो आप लोगों के सिक्के चलाए गए थे, जो शीशे के सिक्के चलाए गए थे, वो किसके द्वारा चलाए गए थे, इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। इसी ने ब्राह्मण को भूमि दान करने की शुरुआत की थी। इसने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आइएगा आप लोग मौर्योत्तर काल में विदिशा आक्रमण जो हुआ है, सबसे पहला आक्रमण हिंदू यूनानी आक्रमण हुआ। मूल स्थान क्या था, बैक्टीरिया। कहाँ था बेटा, बैक्टीरिया। और हिंदू यूनानी का जो प्रथम शासक रहा वो कौन है, डेमोट्रियस प्रथम। कौन था, डेमोट्रियस प्रथम। पंजाब के सकाल की राजधानी इनको बनाया गया था, याद रखना है। इसके बाद इस वंश का सबसे महानतम शासक मिनांडर हुआ। मिनांडर से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है हिस्ट्री टॉपिक पर, ठीक है ना। मिनांडर ने भारत में आके बौद्ध धर्म अपनाया, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया इनमें से किसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है ना। मिनांडर के द्वारा बौद्ध शिक्षा नागसेन ने दिया। भारत के इतिहास में सोने के सिक्के चलवाने वाला इंडो ग्रीक यही मिनांडर था। आपसे पूछेगा कि सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो आप लोग याद रखिएगा मिनांडर के द्वारा चलाए गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है शक आक्रमण। विदेशी, मूल स्थान मध्य एशिया से आए थे ये,
और इनकी भारत में 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान, तक्षशिला या मथुरा कह सकते हैं, दक्षिण भारत, नासिक और उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद शकवंश की अगर थोड़ी सी बात करूँ, शकवंश का महानतम शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। ठीक है ना, रुद्रदामन उज्जैन शाखा का शासक रहा। और अभिलेख इनका कौन सा है? जूना अभिलेख से इनको इनके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, इसके बाद नासिक शाखा महानतम शासक कौन हुआ? नहदान। और नहदान की हत्या सातवाहन शासक के द्वारा की गई। शक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? रुद्रसेन तृतीय, लास्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद चलता है पल्लव वंश का आक्रमण होता है। मूल स्थान कहाँ से आए थे पल्लव लोग? ये आए थे ईरान से। राजधानी इनकी तक्षशिला रही। प्रथम शासक इनका माउस रहा। वास्तविक स्थापना इनके किसने की द्वारा? मिरोडेश प्रथम के द्वारा की गई। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर महानतम शासक इसमें नहीं पूछेगा आप लोगों से, ये छोड़ दीजिए आप लोग बिल्कुल। इसके बाद कुणवंश पर आ जाइए। तो कुणवंश की स्थापना होती है। और कुणवंश जो कहाँ के थे? मूल स्थान में क्या था? तो ये पश्चिमी चीन के थे भैया। कहाँ के? पश्चिमी चीन। इसके बाद स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कुजुल फिड्रेसिस के द्वारा की गई, जो प्रथम थे। और सबसे पहले तांबे के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे, कुजुल फिड्रेसिस के द्वारा। ठीक है ना। दूसरा शासक कौन रहा? दूसरा शासक रहा आपका विब किडफिस। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए। सबसे महान शासक जो इसमें हुआ था वो कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। और कनिष्क से पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कब हुआ? अब देखिए 78 ईसा पूर्व में शक संवत इनके द्वारा चलाया गया। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा शक संवत किसके द्वारा चलाया गया, तो आपको बताना है कनिष्क के द्वारा। कब चलाया गया? 78 ईस्वी पूर्वी के द्वारा चलाया गया। ठीक है। चौथी बौद्ध महासंगति का जो आयोजन कराया गया था कश्मीर के अंदर, वो कनिष्क के द्वारा कराया गया था। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध राजवैद्य से, राजवैद्य चरक से था। चरक में क्या होता है? चरक ने चरक संहिता पुस्तक भी लिखी थी, ये भी पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद कनिष्क के दरबार में 2 बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जिसने चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्षता की थी, जिसमें नंबर 1 पर कौन से? वासुमित्र जी। और नंबर 2 पर थे अश्वघोष। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, हीनयान और महायान के अंदर, है ना। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में। ठीक है ना। जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है, मैंने बता भी रखा है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद आइएगा। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला का प्रारंभ किया गया। किसके शासनकाल में मूर्ति कला का प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला 2 भागों में बनाई जाती थी। नंबर 1 कंधार शैली, नंबर 2 मथुरा शैली। ये पॉइंट याद रखिएगा। गुप्त वंश की अगर मैं बात करूँ, गुप्त वंश पर मैं पहुँच चुका हूँ, जो आपका 319 से लेकर के 550 ईसा पूर्व ईस्वी तक चलेगा। ठीक है ना। स्थापना किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना की गई। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? उसी का पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच हुआ था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, और 319 से 335 तक चलते हैं। इसके बाद 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल में सिक्कों का प्रचलन कराया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी उसी का पुत्र समुद्रगुप्त बना, जो 335 से 375 चलता है। और अगला शासक बनता है समुद्रगुप्त। ठीक है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। और समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत में 12 और उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया था। दक्षिण भारत में कितने को? 12 को, और उत्तर भारत में 9 शासक को इसने पराजित कर दिया, ये भी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया था। विक्रमांक उपाधि भी ली गई थी। समुद्रगुप्त ने ही हरिसेन को इलाहाबाद स्तंभ लेख में अपने विजय का वर्णन करने को लिए नियुक्त किया गया था। समुद्रगुप्त एक कवि था। समुद्रगुप्त इनमें से क्या है या क्या था? तो आप लोग याद रखिए, कवि। ठीक है, तथा कविराज की उपाधि धारण की थी। और एक ये वीणा भी बजाते थे बेटा। क्या? एक प्रकार का ये वीणा होया करता था, उसको भी ये समुद्रगुप्त बजाया करते हैं। समुद्रगुप्त से डायरेक्टली कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर में ज़्यादा बढ़ाया गया है। समुद्रगुप्त को इसके सिक्कों पर वीणा करते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म के संरक्षण किया था, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने इसके बारे में पहले। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षुक, ठीक है ना, वसुबंधु नाम का रहा करता था। और समुद्रगुप्त के पुत्र कितने थे? समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, जिसमें नंबर 1 रामगुप्त
और नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त अगला शासक बनता है 375 से 80 के बीच में। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या यानी अपने भाई की हत्या कर दी और शासक बन गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय चलता है 380 से लेकर के 413 तक। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करूँ, गुप्त वंश का सबसे महान शासक हुआ। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का प्रथम शासक जिसने अपने काल में नवरत्न रखे, नवरत्न। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद देखिएगा 319 में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान आया। फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया? बहुत बार परीक्षा में पूछा है भैया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान कब भारत में आया था? 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहुंचा, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को काल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भगवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश का अंत किया था। चंद्रगुप्त ने रुद्रादामन की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि हाँ यहाँ से काउंटिंग है, हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दो पूरा। चलिए, भारत में 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि धारण दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय अंतिम और आपका हेमू, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद भारत में पहला जो मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंदर है। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपसे पूछ लेगा अलग तरीके से क्वेश्चन करके कि आपको बताना है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको बताना है ललितपुर में। दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ठीक है ना। आपसे इस तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था जो अगला शासक बना। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कुमारगुप्त पे। कुमारगुप्त चलता है 413 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। ठीक है ना। 413 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि बिहार के अंदर है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय उसे कहा जाता है जो बहुत दूर, कह सकते हैं कि विदेश से भी बच्चे अगर आ रहे हैं तो उसे विश्वविद्यालय कहा जाएगा, कि विदेश से पढ़ने वाले बच्चों का एक स्थान, याद रखना है। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। गुप्त काल में सर्वाधिक लेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं। ठीक है। अंतिम शासक स्कंदगुप्त रहा, जो कि 454 से 467 तक चला है। सुदर्शन झील की दूसरी मरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा कराई गई थी, याद रखिएगा। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ और हुणों को पराजित कर दिया गया। ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ, जो कुमारगुप्त तृतीय कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है गोत्तर काल आता है। देखिए आप लोगों का इसमें चलता है हर्षवर्धन 606 से 647 तक। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। भारत का सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन रहा है? तो हर्षवर्धन। यह पुष्यभूति वंश का राजधानी थानेश्वर भी थी, याद रखिएगा। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश बनी। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती था। ठीक है। 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया था, जिसमें शिलादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री, ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेनसांग भारत में आया था और इसकी एक पुस्तक थी CUK। क्या थी? CUK। आपको ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 पुस्तक है, कौन कौन सी? हर्षचरित्र और दूसरी कादम्बरी। दोनों को याद रखना है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हर्षवर्धन की पुस्तक नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का था। कहाँ का था बेटा? चालुक्य वंश का। ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आधुनिक भारत हमारा यहाँ से चलेगा, जो कि कल की क्लास से स्टार्ट होगा। आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करें और ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।